Good morning. Good morning, sir. Good morning. So let's start again a fresh lecture. मैं अभी देख रहा था लेक्चर अभी जो लॉजिक का चल रहा था. इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. थोड़ा सर्किट डायग्राम पार्ट आ गया. जैसे फिजिक्स आता है वैसे सर्किट डायग्राम देखने लग जाता है. So some students say that closed circuit, open circuit. I was hearing that. Very interesting. I suggest every student that ये जो पार्ट है ना सर्किट वाला वो थोड़ा लिख के रखा करो क्योंकि it is थोड़ा सा डिफिकल्ट है. You will initially find that कि थोड़ा डिफिकल्ट है. Then when you continue आपको लॉन्ग रन में लगेगा बहुत इजी है. मतलब वो स्टार्टिंग में थोड़ा लगता है. इसीलिए बहुत सारे एमसीक्यू मतलब ये क्वेश्चंस करने के लिए कहा है मैंने कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस होगा तो यू अंडरस्टैंड. और मुझे लगता है आप रिवाइज करते रहते हो. तो हमने लास्ट लेक्चर में भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये चैप्टर पढ़ा था. सो उसमें हम एक स्ट्रेट कंडक्टर के डेरिवेशन तक पहुंचे थे. एंड आई रिमेम्बर दैट ऑल स्टूडेंट एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिया था सब लोगों ने. सबको डेरिवेशन समझ में आया था. बट मेरा जैसे काम बनता है मैं शुरुआत से सब टॉपिक एक बार एक 3-4 मिनट रिवीजन में रहते हैं और फिर देन वी कैन स्टार्ट अ वेरी न्यू डेरिवेशन अगेन. अ न्यू डेरिवेशन दैट कैन कम फॉर 3 or 4 मार्क्स. नाउ इट इज 4 मार्क्स क्वेश्चन आल्सो देयर. तो आपको यही चांसेस है एग्जाम में आने का 4 मार्क के लिए. तो बड़ा डेरिवेशन है बट टफ नहीं है. थ्योरी लिखना पड़ता है उसमें थोड़ा सा. So that I'm going to give in PPT form so that आप अभी कंप्यूटर पे या लैपटॉप मोबाइल पे आप PPT में जैसे ही ओपन करोगे you will understand everything in that. आपको अच्छी तरह सब समझ में आ जाएगा. आपको आवाज सुनाई दे रहा है सबको ना? Yes, good morning. Okay, thank you आयुष. So मैं ये कह रहा था कि अगर हम थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं तो हमें पूरा टॉपिक याद आ जाता है. फर्स्ट वी स्टार्टेड विद एक करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. मैग्नेटिक फील्ड ऑयस्टर बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. ऑयस्टर ने ये कहा कि अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे करंट की डायरेक्शन रिवर्स करोगे सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा. यस. आफ्टर दैट वी स्टडीड दैट स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे. तो हमें 3 टर्म मालूम होने चाहिए. मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक इंडक्शन. ये 3 टर्म फाइंड करना चाहिए. फिजिकल क्वांटिटी है मैग्नेटिक इंडक्शन और फ्लक्स डेंसिटी व्हिच गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. हमें स्ट्रेंथ चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का कितना है क्वांटिफाई करना है. तो हमें मैग्नेटिक इंडक्शन मालूम होना चाहिए. तो उसका यूनिट है टेस्ला एंड गॉस. 1 टेस्ला इज 10⁴ गॉस. SI यूनिट टेस्ला, सीजीएस यूनिट गॉस. Sometimes we use Weber per meter square and Maxwell per centimeter square. That comes under magnetism, so you know that. फिर हमने ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट के बाद क्या देखा. Studied what is Biot-Savart law, उसका वेक्टर फॉर्म. स्टडीड राइट हैंड रूल. डायरेक्शन हमने क्रॉस एंड डॉट वाला कहानी सुना. फिर हमने सर्कुलर कॉइल्स के लिए हमने सेक्टर से स्टार्ट किया. प्रीवियस वाले इससे पहले वाले लेक्चर. जसवंत अपना वीडियो ऑफ कर. हाँ. तो आपने क्या पहले लर्न किया सर्कुलर कॉइल. सर्कुलर कॉइल के लिए हमने सेक्टर स्टार्ट किया और सेक्टर के बाद सर्कुलर कॉइल फुल सर्कुलर कॉइल विद n नंबर ऑफ टर्न्स. एंड देन वी लास्ट लेक्चर में फाइनाइट वायर का मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड किया. सारे फॉर्मूलाज का एक क्विक रिवीजन सो दैट आई कैन टीच द नेक्स्ट पार्ट. वी आर गोइंग टू लर्न मैग्नेटिक इंडक्शन फॉर अ सर्कुलर कॉइल अलोंग इट्स एक्सिस. ये मैं डेरिवेशन बताऊंगा आपको आज का. वो भी डेरिवेशन चैलेंजिंग है. मेरे डेरिवेशंस चैलेंजिंग में इसीलिए कहता हूँ क्योंकि हर स्टूडेंट को समझ में आने के लिए मुझे चैलेंज लेना पड़ता है. चैलेंज मेरे लिए है, आपके लिए नहीं. आपके लिए बहुत इजी रहेगा क्योंकि आप वो डेरिवेशन एक पढ़ रहे हो पर मुझे 158 स्टूडेंट्स को ये चीज समझानी होगी. तो आई नीड दैट यू शुड ऑल कॉन्सेंट्रेट फॉर दैट. पहले शुरू करते हैं फॉर्मूलाज का. तो हम व्हाट इज बायट-सावर्ट लॉज फर्स्ट फॉर्मूला. बायट-सावर्ट लॉ. यस एनीवन कैन. यस जसवंत तुम ही बताओ. जसवंत जसवंत हो गया. यस आदित्य जादव. बायट-सावर्ट लॉ का मैग्नीट्यूड बताओ. विरार आदित्य जादव. अमर. अरे बेटा माइक चालू है कि नहीं. आदित्य जादव.
ओके, सो यह है जय फ्रॉम धानु, कैन यू टेल मी द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन फॉर बायट-सावर्ट लॉ? यार डरते बहुत हो। आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इजी फॉर्मूला। मैग्नेटिक इंडक्शन फॉर अ straight conductor, sorry, magnetic for a small finite length, अगर छोटा सा एलिमेंट है तो उसका मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ? ये फॉर्मूला है, इसका वेक्टर फॉर्म में देखा था। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन फॉर अ स्ट्रेट वायर, सॉरी फॉर अ सेक्टर? एनीवन? हिरम? So, हाँ, can I try? यस। हाँ, for a sector dB is equal to mu 0 4 pi I by r theta. वेरी गुड, थोड़ा मिस्टेक हो गया तुम्हारा, डीबी नहीं आता, हम डीबी फॉर स्मॉल एलिमेंट के लिए करते हैं, फॉर सेक्टर या इट इज बी। गुड, Sorry. देन यस, वेरी गुड नित्या। देन थर्ड फॉर अ स्ट्रेट वायर, जो हमने लास्ट लेक्चर में लर्न किया। एनीवन? म्यू 0/4 पाई I by r और I by r sin phi1 plus sin phi2। वेरी गुड, sin phi1 plus sin phi2। ये हमने तीन लर्न किए। इससे जनरल फॉर्मूला लर्न किया था हमने फॉर सर्कुलर कॉइल, म्यू 0 ni/2r, म्यू 0 ni/2r। और इससे हमने लर्न किया था म्यू 0 I/2 pi a, इफ यू कैन से a। अगर हमने यहाँ a लिया होता तो a रहता, और अगर r लिया है तो r। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर infinite straight conductor, this is finite, ये infinite के लिए, this is for sector, this is for circular coil। यहाँ तक हम पहुंच गए, हमने ये बड़ा डेरिवेशन सेक्टर का और सर्कुलर कॉइल का डेरिवेशन भी लर्न किया, और ये हमने लास्ट लेक्चर में लर्न किया है, उसका एक जनरल फॉर्मूला ये हम आज थोड़ा लर्न करने वाले हैं। तो मुझे लगता है यहाँ तक सबको क्लियर है। सो बायट-सावर्ट लॉ, राइट हैंड रूल, उसमें क्रॉस एंड डॉट वाला हमने लर्न किया, फिर हमने सेक्टर एंड सेक्टर से सर्कुलर कॉइल का, फिर हमने स्ट्रेट कंडक्टर, फाइनाइट लेंथ एंड इनफाइनाइट कंडक्टर। सो मैं ये स्ट्रेट कंडक्टर यहाँ लास्ट टॉपिक पे रुका था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आज मैं आपको एमसीक्यूज भी कुछ करवाऊंगा, आप बोलोगे कितना आसान हो जाता है अगर आपने इस तरह सिखाया है। यस, सो व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन फॉर अ सेक्टर, सॉरी फॉर अ फाइनाइट लेंथ? सो बी का फॉर्मूला था म्यू 0/4 पाई I by r sin phi1 plus sin phi2। This is for finite length wire। Now I see it is semi-finite। Now what do you mean by semi-finite? Actually वो लिखा हुआ टर्म तो नहीं होगा, एग्जाम में डायग्राम दिया होगा। So ये वायर का लेंथ है, सपोज द वायर में करंट पास हो रहा है I, और यहां पूछा है, पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। ये फाइनाइट लेंथ है, और यहां से लास्ट टाइम याद है ना, कोई पूछ रहा था, ये ऊपर नीचे कहीं भी ले सकते हो आप। ये डिस्टेंस अगर r लेता हूं मैं, हमने a लिया था तो चलो a ही लेते हैं, और हमने ये ज्वाइन किया था ऐसा, और यहाँ करंट I, और ये एंगल हमने लिया था phi1, see the arrow, and this angle we take as phi2। तो हम ये फाइनाइट लेंथ वायर का प्रूव किया था। What are the terms involved in that? IA phi1 phi2, IA phi1 phi2, इसके लिए आपको चार टर्म चाहिए। What are the four terms? I, that is current passing through the wire। A is what? Perpendicular distance। आप अब सोचो ना, फाइनाइट लेंथ वायर छोटा बड़ा कुछ भी हो, पर उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मायने रखता है। You don't want to understand that उस वायर का फाइनाइट लेंथ कितना है, नो वरी, आप कितना भी ले लो, बट उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है वो चाहिए हमें। We don't want that वो लेंथ बड़ी है छोटी है वो नहीं, कुछ नहीं इस फॉर्मूला में रिक्वायर्ड प्रेजेंट। हाँ वो कनेक्ट करेगा, अगर ए चाहिए ना तो हमें ये कनेक्ट करेगा, उसके बाद रिलेशन आएगा, बट प्रेजेंटली हमें क्या करना है, ए आई phi1 एंड phi2, ए आई phi1 एंड phi2 रिक्वायर्ड फॉर दिस फॉर्मूला। ये फाइनाइट लेंथ का वायर का फॉर्मूला मैंने लास्ट टाइम सिखाया था, यहाँ तक समझ में आया? मैं उसके बाद वाला जो टॉपिक स्टार्ट करूंगा, मतलब इसके एग्जांपल्स, तो आपको ये डायग्राम पता होगा तो मैं कर सकता हूँ।
सेकेंड केस सेमी फाइनाइट, तो जानबूझ के डायग्राम रखता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। सेमी फाइनाइट, ये वापस करंट आए, अब पॉइंट पी इधर है विच इज एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और मैं इसे ज्वाइन कर सकता हूं ना, इसे कहता हूं मैं सेमी फाइनाइट, क्योंकि एक एंड के, ये एक एंड से वायर का ऐसा ये लिया है, इस तरफ नहीं दिया, सो इट इज नॉट अ इनफाइनाइट बट इट इज फाइनाइट, बट वन साइड इज फाइनाइट, यहां तो है ही नहीं, तो इससे मैंने क्या नाम दिया है, सेमी फाइनाइट। सो व्हाट वी नीड फोर टर्म्स, एनीवन? आई IA, phi 1, phi 2. phi 2, good. What are the four terms? IA, phi 1, phi 2. What are the four terms for this formula? Mu 0 upon 4 pi I by A. I भी है, A भी है. What is phi 1 and phi 2 present case? Try. Phi 1 क्या होगा? ये यहां से ऐसा एंगल है, तो मैं इसे phi 1 लिखता हूं, तो यहां आएगा phi 1. But what about phi 2? Come on students, phi 2 क्या आएगा? 0. Very good. क्योंकि ये जो है ना एंगल यहां से यहां तक था, यहां से यहां तक था, बट यहां वो है ही नहीं, वो यहाँ है ही नहीं, मतलब वो क्या है, स्ट्रेट है यहाँ, तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? phi 2 एंगल इज 0, ये हम यहाँ से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, बट ये तो इधर आ गया, जैसे जैसे ये पास में आएगा इसके, तो ये 0 हो जाएगा, तो व्हाट हैपेंस, phi 2 is 0 and what is sin 0? 1 0. 0. 0 0. क्या होता है, sin 0 0 होता है, एक याद रखने का, sin 0 0, sin 0 0, ये नहीं है, तो कुछ लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट नो वरी, ये बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग गलती कर लेते, तो तुम तो अभी शुरू कर रहे हो लर्निंग स्टेज में, इट्स ओके। phi 1 इज, ये मैंने लिखा, और phi 2 हमारा 0 आया, तो sin 0 0, तो ये टर्म जाएगा तो क्या मिलेगा, sin 0 0, तो यहाँ मिलेगा। मैं इसको phi 1 लिखूं या phi, फर्क नहीं पड़ता, कोई एक एंगल है ना phi, तो इसे कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन फॉर अ फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, फाइनाइट करंट, सेमी फाइनाइट, सॉरी, फाइनाइट का ये है, ये सेमी फाइनाइट का है। और स्टूडेंट्स है ना, कॉम्प्लेक्स चीज लर्न करने में मजा आता है उनको, तो ये पढ़ा है सर, आप दूसरा कुछ पढ़ाओ, तो ये देखो, इसी भी सेमी फाइनाइट कहते हैं, ये ए है, यहाँ करंट आई अभी भी जा रहा है, और ये एंगल है सपोज फाई, इसे भी सेमी फाइनाइट कहते हैं, बट इस केस में हमारा phi 1 0 होगा और phi 2 pi आएगा, phi 1 ऊपर वाला 0 हो गया और नीचे वाला, तो ये वायर का लेंथ है, तो आप ऊपर वाला साइड लिया है ऐसा, तो आप नीचे वाला साइड भी ले सकते हो, एक ही एंगल दिया है, phi 1 या phi 2 दोनों में से एक ही दिया और एक 0 है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेमी फाइनाइट? mu 0 I upon 4 pi r, mu 0 upon 4 pi I by r into sin phi. What is the formula for semi finite? mu 0 upon 4 pi I by r और I by a, वो तो रहेगा फिक्स, mu 0 upon 4 pi I by a in bracket sin phi. sin phi 1 plus sin phi 2 के लिए अब ये सेमी फाइनाइट कहा तो एक ही एंगल बचेगा, एंड दैट एंगल इज phi. दो नहीं है ना नोटेशन, तो phi 1 phi 2 क्यों लूंगा, वो एंगल का नोटेशन है, तो phi 1 लिखो या phi 2 लिखो, कोई बोलेगा सर इधर phi 1 लिखना था आपको, इधर phi 2, ऐसा कुछ नहीं है, आप phi लिखोगे दोनों में तो चलेगा, बट दोनों क्या है, एग्जांपल ऑफ सेमी फाइनाइट। मैंने कॉम्प्लेक्स चीज एक्सप्लेन करते समय ध्यान रखा कि आपको सिर्फ ये ना समझ में आए पर ये भी समझ में आए, डू नॉट से दैट सर हमें ऊपर वाला सिखाया था नीचे वाला नहीं सिखाया, करेक्ट, वी आर गोइंग टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स थिंग्स, और इजी से कॉम्प्लेक्स जा रहे हो, इजी पढ़ा है कि वायर का ये फाइनाइट पढ़ा, उसके बाद हम semi finite, these are the scene diagrams. I'm giving 1 minute to draw the three diagrams fast and write down formula. मैं बहुत टाइम कम देता हूँ, सिर्फ 1 मिनट देता हूँ, आपको तीनों डायग्राम बनाना है विद फॉर्मूला, इन दोनों को साथ में बनाने का और फॉर्मूला ये लिखने का, इसके लिए ये डायग्राम के नीचे ये फॉर्मूला राइट डाउन। मैं डिस्टर्ब करते रहता हूँ बीच बीच में, सब लोग लिख रहे हैं मैं जानता हूँ, फटाफट भी लिखते हैं, बहुत स्टूडेंट बहुत फास्ट भी है, बट अभी मैं किसी का ऑडियो सुन रहा था, काफी अच्छा लग रहा था, पीछे बैकग्राउंड में मोदी अंकल कुछ बोल रहे थे, मोदी अंकल
काफी सुनना पड़ रहा है आजकल ये, मतलब लेक्चर चालू है और अपना बस मोदी भी सुन रहे हैं, रामायण भी देख रहे हैं, एंजॉइंग कितना। हाँ, बट मुझे लगता है जिन्हें इंटरेस्टिंग लगता है ना वो लेक्चर्स में एक सेकेंड मिस नहीं करता। ऐसा भी नहीं देखता। अभी मैंने कहा आदित्य जादव आया क्या तू? आदित्य माइक बंद होता तुझा, लेकिन उठाता हूँ मैं लेक्चर में अगर नहीं जाग रहा। आदित्य अभी तक आदित्य सोया है। There are people who really ऐसे होते हैं जिन्हें लेक्चर इंटरेस्टिंग और मजा आता है ना, वो बहुत फटाफट आंसर्स भी देते हैं। I would like to ask again one more student. Yes, Dhruv Jain. Yes, sir. Yes, Dhruv. फॉर्मूला फॉर सेक्टर का, सर्कुलर कॉइल का, फाइनाइट का और सेमी फाइनाइट का, चारों समझ में आए? Hello. Yes, sir. हाँ, सुनाई नहीं दिया तुम्हें चारों फॉर्मूला जो अभी बताए, ये दोनों फॉर्मूला समझ में आया फॉर फाइनाइट एंड सेमी फाइनाइट? Yes. लिख के हो गया? हाँ. यस, ठीक है। आई वाज जस्ट चेकिंग माइक सबका चालू है कि नहीं। ओके, सो थैंक यू ध्रुव। नाउ वी कैन मूव फॉर सेमी इनफाइनाइट। एक मिनट दिया था मैंने लिखने के लिए। स्टूडेंट जिन्होंने लिखा, वापस मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि आपको हर बार कंपेयर करके बताना पड़ेगा। ये करंट आई है इसमें से, ये एंगल φ1 और φ2 और ये ए, चार चीजें लगती है यहाँ। तो फॉर्मूला फॉर फाइनाइट इज μ0/4π। ऐसा फास्ट लिखने का, I/a sin φ1 प्लस sin φ2। नाउ वी लर्न फॉर्मूला फॉर सेमी फाइनाइट। सेमी फाइनाइट सो डायग्राम नहीं बना होगा उसका। फॉर्मूला इज μ0/4π I/a into sin φ। थर्ड केस, सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट मतलब डायग्राम ऐसा आएगा। ये डिस्टेंस ए और यहाँ से करंट। आप मुझे करंट ऐसा बताओ या फिर नीचे की तरफ बताओ। दैट मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम, डायरेक्शन नहीं अभी लर्न कर रहे हैं। डायरेक्शन के टाइम पे मैं बताऊंगा, ऊपर होगा तो क्रॉस एंड ऑल वो सब आएगा। प्रेजेंटली दिस इज सेमी इनफाइनाइट। ये डॉटेड जो दिखाया मैंने, दैट इंडिकेट दैट इज गोइंग डाउनवर्ड, इनफाइनाइट जा रहा है वो। ठीक है, ये इनफाइनाइट है वायर, या इनफाइनाइट वायर आ रहा है और उसकी एक एंड से है, तो ये सेमी इनफाइनाइट हो गया। क्या हो गया? सेमी इनफाइनाइट, बिकॉज ये एंड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट पी लिया है। सो क्या होगा? एंगल्स, यस, सब कुछ सेम है। μ0/4π I/a sin φ1 plus sin φ2। व्हाट इज φ1 and φ2? ऊपर की तरफ ये φ1 तो खत्म हो गया ना, यहाँ आ गया। यहाँ है ही नहीं, यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। ये जो एंड है ना ऐसा, वो यहाँ आ गया, मतलब इधर आ गया। तो φ1 कम होते जाता है यहाँ से, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0. 0। एक्सेलेंट। तो φ1 इज 0, साइन 0। एंड व्हाट अबाउट ये जो है ना, ऐसा जाता है यहाँ, ऐसा ये एंगल, तो यहाँ तक रहेगा, पर ये दूर और जा रहा है। सी इट इज गोइंग इनफाइनाइट तक। ये इनफाइनाइट तक जाएगा तो ये एंगल क्या बनेगा? सी और इनफाइनाइट तक 90. 90. ग्रेट, वेरी गुड, 90। तो ये एंगल जो φ2 है 90 है और φ1 है 0 है। व्हाट इज sin 0? 0, sin 91। सो व्हाट इज माय फॉर्मूला फॉर सेमी इनफाइनाइट? μ0/4π I/a sin 91 है, तो आई विल जस्ट राइट 1। यस, दिख रहा है, मुझे लगता है लास्ट स्टेप तक दिख रहा है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेमी इनफाइनाइट। कोई दूसरा पूछे उससे पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ डायग्राम। आई नो एज एन स्टूडेंट आई फील दैट, मुझे भी मालूम है स्टूडेंट की डाउट क्या आएगी। ये ऐसा बनाया सर, आप ऐसा बनाओगे तुम,
ये ऐसा वायर है, यहाँ करंट जा रहा है और ये ए, तो ये इस तरफ इनफाइनाइट और इस तरफ जीरो है, तो ये भी सेमी इनफाइनाइट हुआ। क्या हुआ? सेमी इनफाइनाइट, उस तरफ इनफाइनाइट और एक तरफ जीरो, तो अगेन फॉर्मूला यही आएगा। ये और ये डायग्राम सेम है। मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि कोई बाद में लास्ट में पूछे कि सर वो ऊपर वाला था तो नीचे वाला क्यों नहीं। क्लियर? इतना तो लॉजिक है हमें कि फाइव मतलब एक तरफ इस तरफ इनफाइनाइट लो या इस तरफ इनफाइनाइट लो, एक ही लिया, इसीलिए उसे कहा सेमी। सेमी वर्ड इंडिकेट दैट इट इज फॉर ओनली वन साइड एंड इनफाइनाइट एक तरफ दूसरी तरफ, इसीलिए ये सेमी फाइनाइट था, ये सेमी इनफाइनाइट है। मुझे लगता है मेरा मेथड सबको समझ में आ रहा है। आई एम गोइंग वेरी स्लो, आई एम यूजिंग द जनरल फॉर्मूला टू गेट अ स्पेशल केस, या यू कैन से अ पर्टिकुलर केस लाने के लिए हमने जनरल फॉर्मूला से बना रहे हैं। इस मेथड को कहते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब डिफिकल्ट चीज से हम इजी से डिफिकल्ट की तरफ बढ़ते हैं और पता भी नहीं चलता कि डिफिकल्ट फॉर्मूला हमें आ गया। थर्ड केस करेक्ट, फोर्थ दिख रहा है। फोर्थ केस क्या है? सो ऑब्वियसली सेमी सेमी हो गया, सेमी फाइनाइट सेमी इनफाइनाइट। नाउ आई विल से इनफाइनाइट, दोनों तरफ इनफाइनाइट, तो क्या होगा? ये ऐसा वायर है, ये डिस्टेंस ए है और करंट इसमें से आई पास हो रहा है, ये डिस्टेंस ए है और यहां पूछा है। सो फॉर एन इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, बहुत लंबा इनफाइनाइट वायर है, उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए आपको, आई दिया है हमें। दिस इज आई गिवन एंड दिस इज ए गिवन। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इनफाइनाइट? म्यू 0.4 पाई आई बाई ए। जानबूझ के ये स्टेप मैं कॉमन रखता हूं सो दैट आप रट्टा ना करो। म्यू 0.4 पाई मालूम है, आई बाई ए चाहिए, और क्या चाहिए? साइन पाई 1 प्लस साइन पाई 2। यस बोलो, क्या आएगा एंगल दोनों? साइन फाई 1 प्लस 1 मतलब साइन 90 आएगा ना? नहीं, दोनों तरफ इनफाइनाइट, दोनों 90 आएंगे। 90। वेरी गुड, दोनों 90 आएंगे, उस तरफ भी 90 आएगा, इस तरफ भी 90 आएगा। एंड sin 90 प्लस sin 90, sin 90 is 1, 1 plus 1 is 3। 2 सर। गुड गुड, मैं चेक करते रहता है, सबको मैथ्स आता है नहीं। 1 plus 1 3 मैथ्स, ओके। 1 plus 1 2, तो यहाँ 2 लिखा तो क्या होगा? म्यू 0/4 पाई आई बाई ए। ये sin 90 प्लस sin 90, sin 90 1, sin 90 1 plus 1 2, 2 और ये 2 कट कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से ये भी रखा तो भी चलेगा। बुक में ये फॉर्मूला दिया है, म्यू 0 आई, ये 2 कट हो गया, 2 पाई ए, 2 कट हो गया ना, तो 2 पाई ए। दिस इज फॉर्मूला फॉर एन इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर एट ए डिस्टेंस ए। और मैं आपको जब जनरल फॉर्मूला बाजू में लिखता था, ये लिखता था। मैंने आपको लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर में एकदम लास्ट पॉइंट बताया था कि अगर आप स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट वाला लेते हो तो नीचे पाई आएगा, नीचे पाई आएगा, नीचे पाई आएगा। एक्चुअली खाली 2 पाई येतात आहे, पण राहून द्या, आपण पाई सांगू। नीचे क्या आया? पाई। और ऊपर क्या आएगा? ऊपर अगर वो सर्कुलर कॉइल होगा तो ऊपर आएगा नंबर ऑफ टर्न्स, ऊपर आएगा नंबर ऑफ टर्न्स। अगर सर्कुलर कॉइल के लिए पूछा, स्ट्रेट वायर नीचे पाई और वही पाई ऊपर आ जाएगा। अगर आपको सर्कुलर कॉइल का फॉर्मूला याद रखना है तो पाई को ऊपर ले लिया। सपोज मैं बोल रहा हूँ ना, ये फॉर्मूला कोई बनता नहीं, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, ये सब याद रखने का एक मेथड है। पाई नीचे था, यहाँ एन ऊपर है, तो दोनों में बाकी सब कुछ सेम है। हाँ, आपको ये डिस्टेंस याद रखना है, इसमें रेडियस है, ये डिस्टेंस है, म्यू 0 आई, बाकी सब कॉमन है। एनीवे, हमें वो 2 फॉर्मूला याद रखने का मेथड था। ये है इनफाइनाइट का, सेमी इनफाइनाइट, सेमी फाइनाइट एंड फाइनाइट, 4 फॉर्मूलाज डन। चारों फॉर्मूलाज एकदम पक्का समझ में आया? एक बच गया है, कौन सा बच गया है? तो फिफ्थ ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है मैंने। ये करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है, मे बी फाइनाइट इनफाइनाइट जो भी हो, पर उसमें अगर ये एक पॉइंट है, आपको मैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ फाइंड करना है। मैग्नेटिक इंडक्शन कहाँ फाइंड करना है? अलोंग दैट लेंथ ऑफ दैट वायर। सो हमेशा मैग्नेटिक इंडक्शन इज 0 ऑन दैट करंट कैरिंग वायर और अलोंग दैट करंट कैरिंग वायर। वायर के ऊपर होगा करंट कैरिंग वायर के, या उसी के लाइन में होगा, उसी के लाइन में कहीं भी पॉइंट होगा तो मैग्नेटिक इंडक्शन इज 0 इन दैट केस। व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन फॉर अ? मैग्नेटिक इंडक्शन फॉर अ करंट कैरिंग वायर ऑन दैट वायर
or along that wire, magnetic induction is zero. Magnetic induction is zero when the point is on the wire or along the wire. वो खुद के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाता. मैं मेरा ही फील्ड लेके क्या करूंगा? मैं बाहर कोई आएगा ना उसको फील्ड दिखाऊंगा, पर घर पे फील्ड नहीं दिखाऊंगा. मेरा फील्ड मुझे घर पे नहीं दिखाना है. मुझे बाहर कोई आया उसे अट्रैक्ट रिपेल करूंगा ना मैं. फिर मेरे वायर, मैं वायर हूं, जो है मेरे वायर के लाइन में होगा, तो मैं उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखाऊंगा. समझा? ये पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मुझे लगता है हमने स्ट्रेट वायर का एकदम परफेक्ट कर लिया है. हमें एकदम डेरिवेशन इसके अभी जब न्यूमेरिकल्स हो गए ना, अब जब भी सॉल्व करोगे ना, बोलोगे अब सब आते सर हमें, बिकॉज यू टॉट इन द वे दैट वी कैन अंडरस्टैंड सर्कुलर कॉइल, सेक्टर, स्ट्रेट वायर फॉर फाइनाइट, देन इनफाइनाइट, सेमीफाइनाइट, सेमीफाइनाइट एंड ऑल. ये 5 टॉपिक्स, 5 सर आप म्यूट हो गए हो. and yes, last formula की कौन सा है? last formula is for along that wire. So 5 formulas I think everyone understood. तो हम लोग चार्ट करते हैं. ये 5 फॉर्मूला हो गया. अभी आपको मैं सर्कुलर कॉइल का अलोंग एक्सिस वाला डेरिवेशन चार्ट कर रहा हूँ. बड़ा डेरिवेशन नहीं कह सकता, बट ये मेरा लास्ट लेक्चर का टॉपिक रह गया था. मुझे ये टॉपिक्स एक्सप्लेन करना चाहिए था लास्ट लेक्चर में ही, बट मैं टाइम लिमिट के साथ लेक्चर लेता हूँ. आई डोंट वांट टू एक्सटेंड इट. तो यहाँ तक हम लोगों को सब समझ में आ गया. कोई डाउट? कहाँ गया हर्ष, सिद्धार्थ? डाउट्स कहाँ है? मजा आता है जब डाउट्स होते हैं. चैलेंजिंग स्टूडेंट्स आप लोग सब. आई एम सेइंग ओनली 2 नेम, बट मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन चैलेंजिंग. नीलेश और उनका बहुत सारे ऐसे. तो आई विश दैट कि आप लोग सब क्वेश्चंस पूछो. महक, नित्या, एवरीवन यू कैन आस्क क्वेश्चन ऑन दैट. ये सब समझ में आ गया? 100% समझ में आया तो डाउट्स नहीं होता. बट अगर किसी को थोड़ा भी वियर्ड डाउट हो, विचित्र आहे सर मला हे असं वाटत होतं, असं आहे का, विचारायचं ना या टॉपिक वर डाउट. सर वो इनफाइनाइट वाले में ट्रायंगल का जिधर साइन 5-1 और 5-2 दोनों 90 लिया था, उधर वो अगर ट्रायंगल का 2 एंगल का सम ही 180 हो जाएगा अगर 90 लिया तो थर्ड एंगल. व्हाट ही इज आस्किंग कि अगर आपने सर ये इनफाइनाइट लिया और यहाँ भी आपने ये ऐसा आपने कहा कि ये 90 है और ये 90 है, मतलब 5-1 भी 90 आपका, ये तो सेमी ये इनफाइनाइट है ना, तो दोनों तरफ इनफाइनाइट है सर. ये 90 है, ये 90 है, तो समी 180 हो गया. तो तीसरा एंगल क्या? इज आस्किंग लाइक दैट. लेट मी मेक यू क्लियर बेटा कि तुम क्या कर रहे हो. तुम ये ट्रायंगल को ये ट्रायंगल के साथ कंबाइन करो. दिस इज नॉट पॉसिबल. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, ये इनफाइनाइट मतलब इट्स ऑलमोस्ट स्ट्रेट. जस्ट इमेजिन कर कि ये इधर है और ये है बहुत दूर. यहाँ था ये, पर ये बहुत दूर होगा ना, तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाएगा. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन व्हेन यू आर सेइंग इनफाइनाइट केस. लेट मी एक्सप्लेन यू. ये एंगल था, अब आपका एंगल है ना बढ़ रहा है. ये आपका एंगल है ना, यहाँ से था ना, ये एंगल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और ये एकदम इनफाइनाइट पे जाएगा तो इट इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट. ये 90 हो जाएगा. दिस एंगल विल बिकम 90. नाउ यू से सर 3 एंगल्स होते हैं ना, तो अगर ये 90 लिया, वो 90, और ये तो तीनों एक साइड, मतलब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ गए ना, तो 90 और 90 दोनों का सम 180 हो जाएगा. 2 ही एंगल, तीसरा 0 रहेगा. थोड़ा डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन करना, इसका डाउट जेन्युइन है. बट ये कैसा है, ये फाइनाइट, ये जो वायर है ना, इसका ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मिक्स मत करो, पहली थिंग. सेकंड थिंग क्या है, आपने ये इनफाइनाइट, यू कैन नॉट, ये जो पॉइंट आएगा ना यहाँ से, ये वो ऐसा इनफाइनाइट होते हुए इसके ऊपर ही आ जाएगा, मतलब वो स्ट्रेट हो जाएगा. थोड़ा मुश्किल है बिकॉज डायग्राम में इनफाइनाइट नहीं दिखा सकता. तो तुम्हारा डाउट जेन्युइन था. मैं एज अ स्टूडेंट आई विल फील बोर्ड पे नहीं कर सकते सर आप. ये बोर्ड पे आप बताओगे 90, तो ये हो ही नहीं सकता डायग्राम. बट देन आई कैन नॉट शो ऑन द बोर्ड, इट्स लाइक इनफाइनाइट है ना. सो अ गुड डाउट. फिर हम समझ में आया? हाँ सर. यस. एनीवन एल्स? देखो ये जो हेरम का डाउट था, मैं आपको वापस बताता हूँ कि
ही इज आस्किंग दैट कि सर आप इनफाइनाइट के लिए 90 और 90 लेते तो 180 हो गया। यस विदाउट ओके वेट हाँ हाँ बोलो यस हो गया हाँ समझा ओके फिर हम बाकी कोई किसी को डाउट ये इनफाइनाइट आई एम कैन नॉट ड्रॉ दैट बट दोनों 90 90 इज आस्किंग करेक्टली बट मैं अगर इनफाइनाइट डायग्राम ड्रॉ कर सकता तो मैं आपको दिखा सकता हूँ तो दैट इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन ऑन द बोर्ड बट इट इज क्लियर दैट कि वो अगर दोनों ट्राइंगल्स अलग है इनफाइनाइट दिखाओगे तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हो जाएगा तो दैट कैन बी पॉसिबल हाँ आई एम सीइंग मेनी स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू आस्क द क्वेश्चंस ओके कुछ लोग चैट पे वो 90s वगैरह 3000 दे रहे हैं हाँ ओके लेट्स गो फॉर द अदर टॉपिक मुझे लगता है ये क्लियर है आपको और कोई डाउट सो हम स्टार्ट करें एक्सिस का डेरिवेशन मैग्नेटिक इंडक्शन फॉर एन सर्कुलर कॉइल यू नो माय मेथड क्या करेंगे हम पहले एक बार लिखेंगे पूरा डेरिवेशन का स्कैटर्ड होगा सब कुछ और फिर फाइनली सब उसको धीरे धीरे उसको एक साथ क्लब करेंगे यू विल अंडरस्टैंड अंडरस्टैंडिंग में पहले टाइम लगता है पहली बार जब सिखाया जाता है तो ही समझ में आता है सेकंड टाइम में तो स्टेप्स लिखता हूं ना वापस which makes you remember also and recollect everything whatever and why so मेरा हमेशा कंसर्न रहा है कि आप कोई भी टॉपिक में ऐसा ना कहो कि सर आपने सिखाया और सीखते गए हम बट क्यों ये नहीं समझ में आया so हमारा डेरिवेशन का नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन फॉर अ सर्कुलर कॉइल अलोंग इट्स एक्सिस नाउ सर्कुलर कॉइल है नाउ हाउ आई कैन शो यू सर्कुलर कॉइल सर्कुलर कॉइल कैसे दिखाऊं मैं कुछ है नहीं अभी यहाँ ऑब्जेक्ट्स सर्कुलर कॉइल ये वायर है ऐसा करंट कैरिंग वायर और ये करंट कैरिंग वायर के सेंटर पे नहीं पूछा कहाँ पूछा है ये सर्कुलर कॉइल है उसके सेंटर से एक लाइन पास होती है और इसके इस पॉइंट पे पूछा है इस सेंटर से जो लाइन पास होती है उसे कहते हैं एक्सिस What is that called? Axis. करंट कैरिंग वायर के सेंटर से पास होने वाली लाइन एक्सिस होती है और उस पे एक पॉइंट पी है वहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है करंट इससे पास हो रहा है सर्कुलर कॉइल से पर उसके सेंटर से जो पास होती है लाइन उसके एक पॉइंट पी पे पूछा है व्हाट इज अ मैग्नेटिक इंडक्शन सो दिस डायग्राम इज क्लियर दिस इज करंट कैरिंग कॉइल दिस इज सेंटर and there is a point P on the axis of a circular coil and we are deriving the derivation for that मैग्नेटिक इंडक्शन 4 मार्क का डेरिवेशन है इजी तो नहीं रहेगा इतना बट सिखाने का मेथड ऐसा होना चाहिए जिससे कंसेप्ट समझते हैं और रट्टा नहीं करना पड़े आप 2022 20 30 नहीं लाइफ टाइम तक याद रखो जब तक आप जो आपको ये फॉर्मूला डेरिवेशन कैसे किया वो समझ में आए नहीं तो आप क्या बोलोगे अगले साल फरवरी में एग्जाम देना याद कैसे रहेगा सो ट्राई टू अंडरस्टैंड मैग्नेटिक इंडक्शन में सर्कुलर कॉइल के सेंटर में फाइंड किया था सर्कुलर कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड किया था अब हम मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करेंगे along the line passing through that center उसके सेंटर से पास होने वाली लाइन को हम एक्सिस कहते हैं उस पॉइंट P लिया है सर्कल की सेंटर से ये पॉइंट P इसमें कुछ विजुअलाइज करना पड़ेगा आपको मैं आपको वीडियो उसका दिखा सकता था एक बट आई थिंक दैट यू कैन विजुअलाइज इतने स्मार्ट है आप 3D पिक्चर समझ रहे हो ये सर्कुलर कॉइल है उसके सेंटर से ऐसी लाइन पास हो रही है और उस पे पॉइंट P है सो यहां तक क्लियर है पॉइंट P नाउ लेट A बी द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर कॉइल सर क्यों A R क्यों नहीं क्योंकि हम बाइट-सावर्ट लॉ में वो R लेते हैं ना R डिस्टेंस यहाँ मुझे सर्कुलर कॉइल में A लेना है क्योंकि यहाँ और एक एलिमेंट आएगा जिसका हम यूज करेंगे बाइट-सावर्ट लॉ ऑब्वियसली फिर आपको पहले ही बताया था बाइट-सावर्ट लॉ से डिराइव होता है छोटे एलिमेंट से फिर इंटीग्रेट कर देता है तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम सर्कुलर कॉइल के along the axis point P पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं तो हमने उस सर्कुलर कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज करंट लिया let A be the radius of that coil let O be the center and point P is at a distance of x मेथड समझ में आ रहा है मेरा मैं क्या कर रहा हूँ मैं आपको डायग्राम स्टेप वाइज बता रहा हूँ डायरेक्ट डायग्राम दिखा दूंगा ना आप बोलेंगे क्या समझाया नहीं मुझे
मेरा कंसर्न है कि सर्कुलर कॉइल है जिसके सेंटर से पॉइंट पी है, जो एक्स डिस्टेंस पे इसकी रेडियस ये है, एंटी क्लॉकवाइज करंट पास हो रहा है, ये सब हमें लिखना पड़ता है जब व्हेन वी राइट एन डेरिवेशन इन एग्जाम। तो वन हु सेज दैट मैं नहीं लिखता तो मार्क्स कट होता है, बस और कुछ नहीं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। So magnetic induction at a point P, which is along the axis of a circular coil, let x be the distance, x is the distance. अब x क्यों सर, आप x चेंज कर सकते हो ना, इसीलिए वेरिएबल पॉइंट है। P क्या लिया आपने, P जहां मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट कर रहा है, क्या लिया एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्यों नहीं ले सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। बेटा माइक किसका ऑन है, रशिक माइक ऑन है, आशीष पाटिल। सो मैग्नेटिक इंडक्शन हम एट पॉइंट पी फाइंड कर रहे हैं, बट वी आर फाइंडिंग आउट मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट पी। सो लेट्स डिराइव द डेरिवेशन। सो क्या करेंगे हम, इसके लिए टेक्स्ट बुक में थोड़ा डायग्राम अलग दिया है इसका, मैं आपको सिंप्लीफाइड वाला इजी वाला डायग्राम बता दो जो आप ड्रॉ कर सकते हो। आपने सर्कुलर कॉइल ऐसे नहीं बनाया, आपने इस तरह बनाया है। What do you mean by that, sir? ये सर्कुलर इलिप्स दिखता है, मैं कह रहा हूँ सर्कुलर कॉइल इज अलोंग दिस प्लेन। ये कंसेप्ट क्लियर है? It is not like this, it is not in the plane, but it is perpendicular to the plane of the board. Two things is very clear. आपको सर्कुलर कॉइल ऐसा नहीं दिखाया, सर्कुलर कॉइल जो आप बोर्ड पे दिखा रहे थे तो ऐसा वाला था, बट आपने क्या किया है, ये ऐसा कॉइल दिखाया, तो आपको मुझे ऐसा डायग्राम बनाना पड़ा। तो मुझे लगता है ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। बाद में आप पूछोगे सर ये कैसा आया, तो मुझे बताने क्लियर होगा कि ये सर्कुलर कॉइल ही है, बट अलोंग द एक्सिस एक पॉइंट पी लिया है जहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो पहला पॉइंट क्या है, कंसीडर अ सर्कुलर कॉइल। वुड नॉट राइट दिस ऑल बिकॉज आई एम डिराइविंग द डेरिवेशन, तो हम वो चीजें मैं आपको पीपीटी फॉर्म में दे सकता हूँ, यू नीड टू राइट दिस। कंसीडर अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझने की कोशिश करो। लेट ए बी द डिस्टेंस, ए बी द रेडियस, लेट एक्स बी द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल, पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल, कॉइल का सेंटर ओ लेता हूं, करेक्ट। नाउ इस डेरिवेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंसीडर दिस कॉइल इज मेड अप ऑफ, coil is made up of even number of small element, each of length dl। मैं थोड़ी देर के बाद ये रब कर दूंगा। Now what I consider that the coil is made up of even number. Now you will say why even number, odd क्यों नहीं, या फिर ऐसे आपने numbers even ही क्यों लिया? Because when we are going to derive, तो हम है ना ऊपर वाले coils में अगर 40 small elements लेते तो नीचे भी 40 लेंगे, तो हमें magnetic induction निकालना आसान होगा। अगर मैं 40 and 41 या ऐसा कुछ लेता हूँ तो derive करना मुश्किल होगा। This is a, ये क्या है, एक डेरिवेशन है। डेरिवेशन ऑलरेडी फॉर्मूला होता है, उसको कैसे डिराइव किया गया, तो उसके लिए हम एक मेथड फॉलो करते हैं। तो यहाँ मेथड क्या है कि आपको कंसीडर करना है कॉइल विच इज इवन नंबर ऑफ एलिमेंट से बना हुआ है। मतलब अगर 40 होगा, 80 होगा, 1000, 10,000, लाख, बट इवन नंबर, नॉट एन ऑड, सो दैट यू कैन फाइंड आउट मैग्नेटिक इंडक्शन। नाउ यहाँ स्टूडेंट अटकते हैं, स्टूडेंट पूछते हैं सर व्हाई इवन येट, हमारा अभी भी क्वेश्चन है इवन क्यों। तो व्हाट इज द आंसर कि अगर हम मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड करेंगे फॉर द अपर हाफ विच इज सपोज 300 नंबर ऑफ टर्न्स, 300 नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट है, तो ऊपर 150 नीचे 150, तो we can derive the answers for magnetic induction। आपको आगे स्टेप में बताऊंगा, अगर और लिया होता तो नहीं डिराइव कर पाते। तो हमें क्या कंसीडर करना है, अपर हाफ एंड लोअर हाफ के दो पार्ट्स लेने हैं, इसीलिए हमने इसमें इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिया। तो सर्कुलर कॉइल में ऐसा कुछ नहीं कहा था, जब हमने लास्ट डेरिवेशन किया था वहां नहीं कहा था, बट यहाँ इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आफ्टर डेरिवेशन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। कंसीडर अ कॉइल इज मेड अप ऑफ even number of small element, each of length dl। तो एक एलिमेंट यहां लेता हूं मैं, ये अभी even number of elements है ना, उसमें से एक एलिमेंट मैंने लिया, उसका लेंथ है dl। वो सर्कुलर कॉइल जो लिया था ना हमने, सर्कुलर कॉइल,
उसकी यहाँ एक इवन नंबर ऑफ एलिमेंट लिया और उसको मैं पॉइंट पी तक जोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये एलिमेंट से ये डिस्टेंस हम लेते हैं r. यू रिमेंबर बायोट-सावर्त लॉ सेज दैट सेंटर ऑफ दैट एलिमेंट, अगर एलिमेंट है ऐसा तो उसके सेंटर से पॉइंट p तक लेते हैं. तो यहाँ एलिमेंट ये था, यू कैन सी दिस इज द एलिमेंट. तो एलिमेंट से ये पॉइंट p का डिस्टेंस क्या लिया मैंने r. व्हाट इज द डेरिवेशन? अगेन वी आर, हमने सर्कुलर, देखो मैंने एक ब्लैक मार्कर से बनाया ये, विच इज हमारा मॉडिफिकेशन है. हमारा डायग्राम जो था सर्कुलर कॉइल और यही दिया था, हमने मॉडिफाई क्या किया कि हमने इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोले, करेक्ट, एंड वी हैव टुक दैट डिस्टेंस r. हमने डिस्टेंस क्या लिया, वो परपेंडिकुलर, ये एलिमेंट से पॉइंट p तक का डिस्टेंस r लिया है. सर्कुलर कॉइल का रेडियस a लिया है, नोटेशन में गड़बड़ मत करना. तो यहां तक क्लियर है सर? क्यों ऐसा जोड़ा? क्योंकि एलिमेंट जब बायोट-सावर्त लॉ लेना है तो पॉइंट p तक का डिस्टेंस लेना पड़ेगा. तो ये डिस्टेंस हमें r लेते हैं नोटेशन के फॉर्म. हमने क्या बोला, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उसमें से एक एलिमेंट dl लिया, उस एलिमेंट dl को पॉइंट p से जोड़ा. अब क्या करेंगे, बायोट-सावर्त लॉ अप्लाई करेंगे. व्हाट इज बायोट-सावर्त लॉ का मैग्नीट्यूड? dB इज μ0/4 pi I dl sin theta upon r square. लास्ट डेरिवेशन याद हो ना, तो ऑलमोस्ट स्टेप्स कॉमन है, कुछ लास्ट में ही चेंजेस है, बाकी सब कुछ कॉमन है. बायोट-सावर्त लॉ लिखा. बायोट-सावर्त लॉ लिखने के बाद क्या करेंगे हम, बायोट-सावर्त लॉ में आइडियल, उसमें I करंट पास हो रहा है, ये इसका डिस्टेंस r है उस एलिमेंट का, ये डिस्टेंस r है. नाउ आई नीड एंगल, मुझे क्या चाहिए, एंगल थीटा चाहिए, वो सब्स्टिट्यूट करना है. द टफ पार्ट, सबसे इस डेरिवेशन का सबसे टफ पार्ट, ये मुझे एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा. ये सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल का सपोज ये एक पार्ट है और ये पॉइंट P लिया मैंने यहाँ से, पॉइंट P यहाँ जो है ना, वो पॉइंट P यहाँ से लिया, इसके एलिमेंट से यहाँ तक. जस्ट इमेजिन यहाँ से मैं ऐसा पॉइंट P ले रहा हूँ, ये एलिमेंट है वो सर्कुलर कॉइल का, जो फिलहाल मैंने ऐसा डायग्राम में बताया, आई शोन लाइक दिस. नाउ यहाँ ये पार्ट समझना पड़ेगा आपको कि ये जो है ना, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट P, इसका ये एंगल क्या रहेगा. ये एलिमेंट है और ये पॉइंट P यहाँ से है, ये सर्कुलर कॉइल है और ये पॉइंट P के लिए एलिमेंट ऐसा है. आर यू एबल टू सी दैट ये जो है ना, यहाँ से ये पॉइंट जो आएगा ना, वो एंगल उस एलिमेंट के साथ, वो करंट कैरिंग एलिमेंट के साथ कितना बनाएगा. कोशिश करो. इस डेरिवेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही है, वो आ गया तो आपको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ पूरा आगे का. इट्स अ टफ बिकॉज 3-dimensional पिक्चर है. अगर आई वुड एबल टू शो यू दैट. 45. मुझे मालूम था ऐसे कुछ आंसर आएगा. मी क्लास देख के करता हूँ. नहीं, एक मिनट रुको, वियर्ड आंसर्स जाएंगे मेरे पास. अगर क्लास में अभी स्टूडेंट्स होते हैं और स्टूडेंट्स के हाथों में बैंगल्स होती, बैंगल्स आजकल बॉयज पहनते हैं बट गर्ल्स के पास होती है. यस, यस. अगर क्लास में वो स्टूडेंट्स होते हैं आज बैठे हुए और मैं उनको लेक्चर में एक्सप्लेन करता होता तो मैं ऐसा बताता हूँ. ये सपोज बैंगल, आज लेक्चर में बैंगल नहीं किसी का, नॉट हैविंग एनी सर्कुलर ऑब्जेक्ट हियर, यू नो. तो अगर ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर दिख नहीं रहा, तो ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट है और ये पॉइंट P मुझे लेना होता, तो ये जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है उससे ये पॉइंट P 90 एंगल बनाता, ये एंगल 90 बनाता. 30, 45 ये वेयर आंसर्स क्यों आ रहे थे आपको? ये डायग्राम देखिए, कभी भी वो 30 वो 90 नहीं दिखेगा. मैंने इसीलिए कहा कि अगर आपको ये एलिमेंट समझ रहे हो, ये एलिमेंट है और ये पॉइंट P है, तो अगर आप ये अगर 3-dimensional पिक्चर पे देखते हैं ना, तो आपको ये एंगल 90 दिखता. नाउ ये चीज एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट है. मैं आपको महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक का डायग्राम बताऊंगा ना, तो उसमें बता रहा है, क्योंकि उन्होंने सर्कुलर कॉइल ऐसा लिया और ये डिस्टेंस दिखता है 90. बट यहाँ हमें ये इजियर डायग्राम है उससे भी. इसको आपको थीटा 90 कैसे लेना है वो समझ में आना चाहिए. इफ यू अंडरस्टैंड दैट थीटा इज 90, देन दिस डेरिवेशन इज डन ऑलमोस्ट. क्या करना है, सर्कुलर कॉइल से ये पॉइंट P का डिस्टेंस जो है एलिमेंट का, वो हमेशा ये जो कोई भी ऐसा जाएगा उसको टच, मतलब यहाँ से पास होने वाला, वो हमेशा 90 रहेगा. आप सोचोगे कि सर ये ऐसा होगा तो
ये कैसे 90 होगा? ये हमेशा ये देखो ना, यू आर सीइंग दैट दिस इज परपेंडिकुलर, ये एलिमेंट छोटा है और उससे जो भी एलिमेंट जो भी उससे पास होगा ना वो हमेशा 90 एंगल बनाएगा, ऐसा हमेशा रहेगा। यू चेंज दिस, ये आप चेंज करोगे ना तो ये एलिमेंट छोटा है ना तो आपको ये हमेशा 90, अगर ये एलिमेंट बड़ा होता ना तो ये एंगल छोटा चेंज होता है ऐसा, बट ये एलिमेंट इतना छोटा है कि हमेशा ये 90 ही बनेगा। इट इज वेरी, हाँ कोई डाउट? मैं एज ए स्टूडेंट क्या सोचता हूँ पता है, कुछ चीजें है ना ऐसा तो गले में उतरी नहीं अभी तक, क्या 90 कैसे सर बताऊं वापस। ये मैं आपको एज ए स्टूडेंट मैं सोचता हूँ कि स्टूडेंट ऐसा सोचता है कि सर ये देखो ना आपने ऐसा बताया ना तो ये ऐसा होगा, ये पॉइंट पे इधर है तो जैसे आपने बोला ये एंगल 90 है। मैं कह रहा हूँ ये एलिमेंट बहुत छोटा है तो ये हमेशा ऐसा ही जाएगा, इट विल नॉट चेंज। तो इन दैट केस द थीटा इज 90 रहेगा। स्मॉल एलिमेंट लिया है ना इसके लिए थीटा 90 रहेगा फॉर दैट एलिमेंट। तो ऐसे सारे एलिमेंट्स के लिए थीटा 90 रहेगा फ्रॉम द सर्कुलर कॉइल। छोटे छोटे एलिमेंट्स को ये पॉइंट पी का डिस्टेंस बनाओगे ना तो हमेशा 90 दिखेगा। If it is a small element, then only this is 90. And if it is 90, then what is next step? IDL. Sin 91. Sin 91. तो ये टर्म दिख रहा है, IDL upon R square. So that is the magnetic induction का मैग्नीट्यूड, स्मॉल एलिमेंट का dB, ये वाले एलिमेंट का मैग्नेटिक इंडक्शन का मैग्नीट्यूड निकाला। अब है ना ये मैग्नीट्यूड जो निकाला हमने पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाला। लास्ट टाइम में क्या दिखा था, सर्कुलर कॉइल के लिए मैग्नेटिक इंडक्शन हमेशा सबके लिए एंटी क्लॉकवाइज आता था। ये सर्कुलर कॉइल था और हम इसके लिए ये सब करंट एक जैसे ही जा रहे थे। सपोज दिस इज क्लॉकवाइज करंट है तो सबके लिए ये जितने भी एलिमेंट्स होगा सबका मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन, ये सबके लिए ये सारे एलिमेंट जो रहेंगे ना सबका मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगा। और अगर एक ही डायरेक्शन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड में सबकी डायरेक्शन से मैं तो मैग्नीट्यूड ऐड कर सकता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैग्नीट्यूड ऐड कर सकता हूँ। अगर एक इधर है और एक अगर ऐसा है और एक ऐसा है तो आई कैन नॉट ऐड, बट सब एक ही डायरेक्शन में होगा तो मैंने नॉर्मल ऐड कर दिया था लास्ट टाइम, इसीलिए हमने इंटीग्रेशन डीबी कर दिया था बिकॉज ऑल सबके मैग्नीट्यूड सेम थे, तो डायरेक्शन सेम थी तो मैग्नीट्यूड सबके ऐड कर दिए, तो वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ डीबी इज बी। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या होगा, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसको परपेंडिकुलर रहेगा। मैंने आपको सिखाया था कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर रहता है ना। सर आपने ना लास्ट टाइम क्या किया था, क्रॉस बताया था, डॉट बताया था। यहाँ आपने क्रॉस डॉट नहीं, आपने लाइन क्यों बनाई, क्योंकि लास्ट टाइम हमने बोर्ड पे ऐसा ये सर्कुलर कॉइल लिया था और मैग्नेटिक फील्ड क्या था उसमें, सर्कुलर कॉइल ऐसा लिया था तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा था बोर्ड को परपेंडिकुलर। अब तो ये कॉइल ही परपेंडिकुलर है बोर्ड को तो मैग्नेटिक फील्ड उसके प्लेन में आ जाएगा, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में आया। रिपीट करता हूं, सर्कुलर कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। तो ये जब कॉइल प्लेन में था तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर गया। अभी कॉइल परपेंडिकुलर है टू बोर्ड, कॉइल ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड आएगा। Both are basically perpendicular to each other. So what I am getting the direction of magnetic induction, this is the direction of magnetic induction, dB bar, this is dB bar, magnetic field का direction है ये। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, dB bar is this। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। नाउ वी आर टू फाइंड आउट, हमने यहाँ तक फाइंड कर लिया, इसका मैग्नीट्यूड मालूम था, डायरेक्शन ये देखा, तो हमें जो भी कोई ऐसा मिलता है उसे हम क्या करते हैं, सीधा करते हैं। ये ऐसा है ना, इट इज नॉट इन दैट प्लेन, तो हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ दिस वेक्टर, नाउ अज्यूम दैट दिस एंगल इज अल्फा। ये अगर एंगल अल्फा है तो ये प्लस ये कितना होगा, 90। ये प्लस ये क्या होगा, 90, बिकॉज आई एम शोइंग दिस एन वर्टिकल कंपोनेंट। Yes, sir. यस, ये 90 होगा, ये प्लस ये 90 होगा। एंड व्हाट इज दिस, इसको ये परपेंडिकुलर था, इसको ये परपेंडिकुलर था, तो ये प्लस ये भी 90 होगा। Yes, sir. ये प्लस ये 90 होगा।
So what I can say, 1 plus 2 is 90 and 2 plus 3 is 90. समझ रहा है? Suppose A plus B is 90 and B plus C is 90. So what I can see, B get cancelled. So what is A? C. ये प्लस ये 90, ये प्लस ये 90, ये कॉमन हटा दिया तो ये भी अल्फा होगा, समझा? Yes, sir. वापस बताता हूँ, ये प्लस ये 90, ये प्लस ये 90 था, ये कॉमन हटा दिया तो ये अल्फा, तो ये भी अल्फा ना। अल्फा के सामने वाला साइड क्या रहता है इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन? अल्फा का सामने वाला साइड मुझे पता नहीं, बाकी साइन। वेरी गुड। साइन मैंने अपने ब्रांच में सबको बताया है कैसा। ये थीटा है, अगर ये आर है तो थीटा के सामने वाला होगा आर साइन थीटा। सपोज ये एम है तो यहाँ क्या लिखूंगा, एम साइन थीटा। थीटा के सामने वाला एम साइन थीटा, थीटा के बाजू वाला M cos theta. एम कॉस थीटा। इट इज अ थंब रूल, याद रखने का, ये एकदम परफेक्ट। क्या है, थीटा के सामने वाला हमेशा ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो थीटा के सामने वाला साइन एम साइन थीटा, हाइपोटेन्यूस टाइम साइन थीटा। मैं आपको और एक डायग्राम बना के दिखा दूं। ये सपोज टी है और ये एंगल है थीटा, तो बताओ ये थीटा के सामने वाला क्या होगा? Sin. टी साइन थीटा। यस, टी साइन थीटा। और थीटा के बाजू वाला टी कॉस टी थीटा। कॉस। T cos theta. गुड। ये अगर कंसेप्ट समझ में आ गया आपको तो मुझे बताओ, अल्फा के सामने वाला अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, डायग्राम दिख रहा है बरोबर? चलिए ये बीच में आ रहा है, हाँ मैं थोड़ा सा ये डायग्राम मॉडिफाइड करता हूँ। यहाँ था ये, और ये डायरेक्शन थी डीबी बार की, इसकी थी ये डीबी बार। तो हमने इसको रिजॉल्व किया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। फिर मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। मैंने कहा ये अल्फा है तो ये प्लस ये अल्फा, ये प्लस ये अल्फा, तो डिस्टेंस हटा दिया तो ये भी अल्फा ना। अल्फा के सामने वाला क्या होगा? sin theta. साइन Sin alpha. वेरी गुड, Alpha sin theta. एक्सीलेंट। डीबी साइन अल्फा, अल्फा के सामने वाला डीबी साइन अल्फा, अल्फा के बाजू वाला dv DB cos alpha. ये मैंने जो सामने वाला है ना, यहाँ ना लिखते हुए मैं यहाँ लिखता हूँ, दिस इज dv sin alpha and this is dv cos alpha. Now I got a two component, db बार के दो component मिले। What are the two components? हमें dv बार के दो कंपोनेंट कौन से मिले? एक dv वर्टिकल में क्या है, dv cos alpha, और यहाँ क्या है, dv sin alpha. sin alpha. We got a dv बार के दो कंपोनेंट. What are the two components? dv sin alpha, dv cos alpha. Get a two components as shown in diagram. हमें क्यों करना पड़ा सर ऐसा? क्यों ये डेरिवेशन ऐसा हो गया? 4 मार्क का डेरिवेशन है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा आपको। ये जो डेरिवेशन किया, मैग्नेटिक इंडक्शन परपेंडिकुलर ऐसा आया था, बट ये अलोंग ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल, तो मुझे इससे रिजॉल्व करना पड़ा। इससे दो पार्ट में रिजॉल्व किया, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब ये जो है ना, इसको रिजॉल्व करने के लिए मैंने एंगल यूज किया अल्फा। ये अल्फा है तो ये अल्फा हुआ। अल्फा के सामने वाला होता है साइन और बाजू वाला होता है कॉस। आपको मालूम है ना, साइन थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड कॉस इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपको एडजेसेंट वर्ड मालूम है कॉस के लिए, और अपोजिट के लिए साइन आता है, मालूम है आपको? आपको मुझे लगता है समझ में आ गया। बट हाइपोटेन्यूज टाइम साइन थीटा एंड हाइपोटेन्यूज टाइम कॉस थीटा, थीटा के सामने वाला अपोजिट, थीटा के सामने वाला हाइपोटेन्यूज साइन, थीटा के बाजू वाला हाइपोटेन्यूज कॉस। सो मैंने इसे रिजॉल्व कर दिया। ये जो बी बार था ना, इसको रिजॉल्व कर दिया, इधर और इधर डीबी बार को रिजॉल्व किया। हमने छोटे एलिमेंट का मैग्नीट्यूड लिखा था। व्हाट वाज द मैग्नीट्यूड? μ0 अपॉन 4 पाई, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, dB इज μ0 अपॉन 4 पाई IDL अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि थीटा 90 था ना तो वो sin 91 हो गया था, तो उतना मैग्नीट्यूड मिला। अब डायरेक्शन क्या मिला? ये, इसको रिजॉल्व किया। नाउ डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, आई एम नॉट सेइंग डायग्रामेटिकली, मेरा प्रोनाउंसिएशन क्लियर है ना? डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट लेते हैं हम, डायग्रामेटिकली नहीं। डायमेट्रिकली मतलब ये पॉइंट सर्कुलर कॉइल पे ऊपर था ना DL, वैसा ही डायमीटर उसके अपोजिट साइड पे डायमीटर पे यहाँ एक दूसरा पॉइंट होगा,
ये सेंटर ऑफ द सर्कल है और ये पहला एलिमेंट जो हमने लिया डीएल ये वाला। तो मैं एक दूसरा एलिमेंट लेता हूं डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे। तो अगर मैं इसको नाम देता था ए, तो यहां मैंने बी लिया है और वहां भी एक छोटा एलिमेंट लिया मैंने डीएल। क्या लिया वहां? छोटा एलिमेंट डीएल। जैसे ऊपर एक एलिमेंट है तो नीचे भी लिया हमने एलिमेंट। कितने लिए हमने एलिमेंट टोटल? कितने लिए? इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हमने ऊपर एक लिया अपर सर्कल के लिए, तो नीचे सेमी सर्कल के लिए भी हमने एक पॉइंट लिया और उसको भी पॉइंट बी से जोड़ दिया। अगर ये एक्स है, ये रेडियस ए ही होगा, तो ये भी आर ही होगा ना। ये एक्स है, सेम डिस्टेंस, ये ए था तो ये भी ए है क्योंकि डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है ना, तो ये आर ही होगा, सेम थिंग, ये आर ही रहेगा। ये अगर अल्फा है तो ये भी क्या रहेगा? अल्फा। इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? ऑफकोर्स ये डिस्टेंस आर है, थीटा 90 रहेगा, तो अगेन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बट इसकी डायरेक्शन कैसी आएगी? इसको परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर, इसको ये डीबी बार, इसको परपेंडिकुलर। अब हम ये डीबी बार सीधा नहीं चल रहा ना, इसको सीधा करते हैं, तो हम क्या करेंगे? इससे भी रिजॉल्व, इससे भी रिजॉल्व। इसको कौन से पार्ट में रिजॉल्व करेंगे? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। कैसे रिजॉल्व करेंगे? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। अगर ये अल्फा है तो ये छोड़ के ये भी अल्फा होगा, सेम थिंग, ऊपर जो किया था वही। फिर वापस मैं इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो अल्फा के सामने वाला, अल्फा के सामने वाला साइन साइन अल्फा यहाँ लिख रहा हूँ, और डीबी के बाजू, अल्फा के बाजू वाला कॉस अल्फा गुड। तो अब हमें क्या दिखा कि हमें ना एक एलिमेंट का डीबी साइन अल्फा डीबी कॉस अल्फा मिला है। एक एलिमेंट का, ये जो एलिमेंट था यहाँ ए का, वहां हमें एक ये डीबी बार मिला था, उसको रिजॉल्व किया तो डीबी कॉस एंड डीबी साइन मिला। और नीचे भी ऐसा ही मिला है, नीचे डीबी कॉस अल्फा और ये डीबी साइन अल्फा, यहाँ डीबी साइन अल्फा और यहाँ डीबी कॉस अल्फा, और ऊपर वाले के लिए ऐसा मिला था। नाउ देयर आर हाउ मेनी एलिमेंट्स? 2 एलिमेंट का तो बताया, ऐसे कितने एलिमेंट्स? इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इवन नंबर मतलब 40, 50, 100, 500, 1000, लाख जितने भी हो गए, बट इवन नंबर। तो व्हाट आई विल से, अगर ऊपर 3 है तो नीचे भी 3 हो गए, ऊपर 40 है तो नीचे भी 40 हो गए, व्हाटएवर जितनी भी ऊपर एलिमेंट्स हो गए, हाफ ऊपर हाफ नीचे। सपोज 300 टोटल एलिमेंट है तो 150 ऊपर 150 नीचे, और वो भी कैसे? डायमेट्रिकली अपोजिट। सी ये अगर पॉइंट है ये सर्कल का, यहाँ वाला ऊपर वाला पॉइंट ये ए लिया तो उसकी नीचे बी लिया। अगर ए के बाजू में वाला पॉइंट लिया होता, कैन यू सी दिस, ये ए है ये बी है, ये ए ये बी, अगर ए के बाजू वाला पॉइंट लिया होता तो उसके बाजू में और एक एलिमेंट आता डायमेट्रिकली अपोजिट पे, तीसरा, चौथा, पांचवा। अगर ऐसे सारे एलिमेंट्स का हम ऐड करें तो व्हाट आई विल गेट, मुझे सब एलिमेंट के कंपोनेंट्स ऐसे ही रिजॉल्व करके मिलेंगे, और सब में कॉस अल्फा इधर आएगा और साइन अल्फा इधर आएगा, सब में कॉस अल्फा इधर आएगा और साइन अल्फा इधर आएगा। टफ है थोड़ा, लास्ट स्टेप्स के पहुंच गए हम। व्हाट वी आर डूइंग, वी से दैट एलिमेंट 2 था तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताया मैंने, ऐसा था, तो रिजॉल्व किया तो ऊपर कॉस नीचे कॉस, साइन, और दोनों का साइन एक तरफ आया। देखो साइन एक तरफ आया, कैन यू सी दैट, डीबी साइन अल्फा, ये दोनों का इसी तरफ आया, बट कॉस ऊपर और नीचे है। वैसे दूसरा एलिमेंट लिया, ये हो गया तो ये लिया, फिर ये लिया, फिर ये लिया, ऐसे सारे एलिमेंट्स को लेते गया तो व्हाट आई विल गेट, सबका ऐड करेंगे ना हम, तो ऊपर वाले कॉस वाले कंपोनेंट आएंगे उतने ही नीचे आएंगे, जितने कॉस वाले ऊपर कंपोनेंट आएंगे उतने ही नीचे आएंगे, बट साइन वाले तो सब एक तरफ ही आ रहे हैं। साइन का 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट नंबर ऑफ जितने भी एलिमेंट्स हो इवन, वो सब इस तरफ ही आएंगे। तो अगर हम इन सबको ऐड करें तो कॉस वाले सब ऊपर वाले +3 - 3 +5 - 5 +7 - 7 सब कैंसिल कर देंगे, बट ये वाले सब 3, 3, 5, 5 सब ऐड हो गए, तो व्हाट विल हैपन, हम यहाँ वाले सारे कंपोनेंट्स ऐड करेंगे, तो हमारा इंटीग्रेशन किसका होगा, डीबी साइन अल्फा का।
किसका होगा, डीबी साइन अल्फा, ये सब ऐड हो गए, ये सारे ऐड हो गए, पर डीबी कॉस अल्फा वाले कैंसिल हो जाएंगे। डीबी कॉस अल्फा वाले जब मैं ऐड कर रहा था ना तो ये सारे कैंसिल हो गए, क्योंकि उसका कंपोनेंट ऊपर है तो एक नीचे आया। जैसे 7 आया ना ऊपर तो नीचे -7 आया, ऊपर 8 आया ना तो नीचे -8 आया, क्योंकि इसकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है डीबी, तो उसका कंपोनेंट इधर ही आएगा ना। पर इसका अगर वैल्यू चेंज होगा ना तो उसका कंपोनेंट एक कॉस आएगा एक साइन आएगा। ये कंपोनेंट ये बी बार है ना वो चेंज हो रहा है, तो आई एम सेइंग दैट दिस इज डीबी कॉस अल्फा एंड दिस इज डीबी साइन अल्फा। नाउ कॉस अल्फा वाले सारे ऐड हो गए यहाँ। कॉस अल्फा वाले जब मैं ऐड करता हूँ तो ऊपर और नीचे वाले जो टर्म जो वो कैंसिल कर देगा और बचेगा क्या, सिर्फ साइन अल्फा वाला बचेगा। सो आई डन एन इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन अल्फा। ये जो बीच में मैंने जो पूरी कहानी बताई ना, थ्योरी, यही इस डेरिवेशन का सबसे टफ पार्ट है। सिंपल में बोलूं तो dB bar is resolved into two parts in such a way that dB cos alpha and dB sin alpha, in which the cos component get cancelled out when we add, so we will left with sin alpha. Simple. सिखाने के टाइम पे ये सब बताना पड़ता है, बाकी एग्जाम में लिखने वाला पार्ट आसान है। dB bar is resolved into two component dB cos alpha and dB sin alpha as shown in diagram, and if we add all that even number of elements, so what we'll observe that the cos component get cancelled out and the sin component will add up, so that the resultant magnetic induction is dB sin alpha का integration. ये now what is dB का value into sin alpha? what is dB का value, mu 0/4 by ideal upon r square, ये और ये sin alpha इधर आया। now what is constant mu 0/4 pi I upon r square sin alpha? now sin alpha का मैं वैल्यू लिखता हूँ, a upon r, excellent, a upon r sin alpha, a upon r, तो मैं ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ, a upon r, और बचा क्या इंटीग्रेशन में सिर्फ dl, ये सब कांस्टेंट है, देखो a कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, तो मैंने सब इंटीग्रेशन के बाहर लिखा और सिर्फ dl ब्रैकेट के अंदर मतलब इंटीग्रेशन किया। now what is ये क्या होगा, r and r square will become r cube, क्या बनेगा, mu 0/4 pi ia upon r cube। मैं अगर ये क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी है, बट जो स्टूडेंट पहले देगा उसको आज 5 रुपीज का कैश प्राइज दूंगा, मुझे आपको उसका मोबाइल नंबर सेंड करना होगा, आई वुड सेंड दैट मनी, 5 रुपीज कैश प्राइज। अभी क्या चॉकलेट देते थे हम क्लास में, अगर ऐसा कुछ करते थे ना, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बताना है, जिसने पहले टाइप करके L, एक मिनट टाइम स्टार्ट करूंगा मैं तभी बताना, पहले मैं बता देता हूँ, इसका इंटीग्रेशन बताना है। अगर मैं क्लास में होता ना तो मैं कहता था कि जो करेक्ट बोलेगा उसको 5 रुपीज का 5 स्टार, बट यहाँ क्या 5 स्टार नहीं दे सकता मैं, तो कैश प्राइज पक्का मोबाइल में कैश प्राइज में आपको सेंड करूंगा, उसका स्क्रीनशॉट भेजूंगा। 2 pi r, किसने बोला 2 pi r, किसने बोला ओम, ओम। अगर मैंने आपको आगे की कंडीशन नहीं बताया, अगर गलत बोला ना तो 5 रुपीज का 5 स्टार मुझे मिलता था यहाँ क्लास में होता, तो आप तो कैश प्राइज भेजोगे नहीं, बट आंसर रॉन्ग है आपका। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, एवरीवन चैलेंज, डायग्राम देखो और बताओ। मैं 5 रुपए का कैश प्राइज देना चाहता हूँ इसीलिए, नहीं तो इतना टाइम नहीं देता। sir, L, DL into R. sir, L, L. 2 pi r, 2 pi r नहीं, एक्चुअली मेरा माइक बंद हो गया था, अब बोल रहे थे। sir, L, L. नहीं, बाद में ऐसा DL, DL, DL into R. DL into A, DL into R. नहीं, ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बेटा, डीएल छोटा लेंथ है, अब टोटल लेंथ का ऐड करोगे तो क्या होगा, एलिमेंट है ना हमारा सर्कुलर कॉइल में है, सर्कुलर कॉइल में ये डीएल है, अब तो हिंट NL, NL,
ML minus DL. Yes. Sir, 2 pi r. Who's that? 2 pi r बोलने वाला? Who's that? हरिओम sir. थोड़ा गलती है। हिंट दे दिया अभी, वो 5 रुपए का कैश प्राइस कैंसिल हो गया। हिंट दे दिया आपको, मैंने कहा ना ये डीएल है और ये पूरा लेना है आपको, इसका टोटल। तो वहां आर क्यों आएगा? हिंट 2 क्लियर pi है? 2 pi L. 2 pi A. 2 pi. Some student get that answer. 2 pi A. A, very good. R क्यों आएगा इस डायग्राम में? आपको मालूम है सर्कमफेरेंस 2 pi r होता है, बट इस सर्कल में रेडियस r थोड़ी A है, तो 2 pi A आना चाहिए ना। हाँ सर। मुझे मालूम था, सब स्टूडेंट ने रट्टा करके रखा है डीएल मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 2 pi r 2 pi r 2 pi r। अरे तू सर्कल तो देख कौन सा है, सर्कल रेडियस A वाला है और रेडियस में ये रेडियस A होने के बाद R कहां से आएगा? ये डायग्राम में R अलग है, ये डायग्राम है। बाकी आप लोग बहुत करेक्ट थे, मुझे मालूम था कि 100% मुझे कॉन्फिडेंस था कि आप वो 5 रुपए का कैश प्राइस नहीं लोगे, क्योंकि आई नो दैट स्टूडेंट विल ट्राई 2 pi r ओनली। मैंने टाइम काफी दिया था, तो स्टूडेंट ने 2 pi r को तो एनएल और वो सब भी नहीं आ रहा था, डीएल का इंटीग्रेशन। अगर ये डीएल है और ये पूरा सर्कल लेना है, मैंने आपको ऐसा भी बताया था, आपको मालूम है ये सब लेंथ का इंटीग्रेट आप करोगे तो लेंथ ये क्या मिला? 2 pi a इंटीग्रेशन ऑफ डीएल 2 pi a। सो क्या होगा? म्यू 0 I a स्क्वायर अपॉन म्यू 0 I a स्क्वायर, ये 2 pi कैंसिल, 2 r क्यूब। क्या मिला? म्यू 0 I अपॉन 2 r क्यूब, म्यू 0 I अपॉन म्यू 0 I a स्क्वायर अपॉन 2 r क्यूब। दिस इज द मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ सर्कुलर along the axis। सिर्फ लास्ट स्टेप एक बच गया। व्हाट इज r a और x का रिलेशन? a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज व्हाट? a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज r स्क्वायर। सो व्हाट इज r? a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू हाफ। सो व्हाट इज r क्यूब रेज़ टू 3/2। रिपीट करता हूं, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पाइथागोरस, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज r स्क्वायर, ये 90 है, तो क्या होगा? r स्क्वायर। तो व्हाट इज r फ्रॉम दिस? a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू हाफ। व्हाट इज r क्यूब? a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू 3/2। क्यूब किया है इसका ना, तो 3/2 हो गया। तो मैं r क्यूब की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, r क्यूब की जगह। तो क्या मिलेगा? a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू 3/2, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू 3/2। थोड़ा डिफिकल्ट हो गया ये डेरिवेशन, लास्ट तक दिख रहा है क्या आपको? थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है लास्ट स्टेप, ये डेरिवेशन का एंड थोड़ा सा मुश्किल हो गया। हमारा आज का लेक्चर का ये लास्ट पार्ट था। मैं इस डेरिवेशन को नेक्स्ट लेक्चर में पहले रिवाइज कराऊंगा। आई नो थोड़ा सा हैवी हो गया, कुछ स्टूडेंट ऐसा समझेंगे कि ये डेरिवेशन काफी टफ था, बट कंसर्न क्या है, ये 4 मार्क का डेरिवेशन है, इट रिक्वायर्ड 2 टाइम दैट इज सिखाना पड़ता है, क्योंकि आपको पहले मालूम नहीं रहता। आप देखो डायग्राम कैसे चेंज हो गया, जैसे हमने शुरू किया था तभी ऐसा नहीं था। यू कैन सी द डायग्राम में आपको मैंने सर्कुलर कॉइल, फिर ये पॉइंट पे फिर रिजॉल्व, फिर इसके नीचे वाले पॉइंट का भी रिजॉल्व, एंड देन वी ऐड। बट इंटीग्रेशन में आपका डीबी नहीं आया, डीबी साइन अल्फा आया, डीबी साइन अल्फा आया, और साइन अल्फा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमने इंटीग्रेशन ऑफ डीएल किया, जिसमें 2 पाई ए मिला। वी गेट द फाइनल आंसर एज म्यू 0 I a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू 3/2। दिस फॉर्मूला इज क्वाइट टफ, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट ये एक्सिस वाला डेरिवेशन खत्म, तो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फर्स्ट पार्ट फिनिश। डायरेक्ट ये सिखाना है वापस, मैं सिखाऊंगा। सेकंड पार्ट में आएगा फोर्स से रिलेटेड, चार्ज क्या होता है, चार्ज पे फोर्स क्या रहेगा, फिर लाइक फोर्स का ये फॉर्मूला फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, एंड देन टॉर्क एंड ऑल, फिर गैल्वेनोमीटर, एंड दिस चैप्टर इज फिनिश। तो मुझे लगता है फर्स्ट पार्ट का आज का ये लेक्चर समझ में आया। आई फाइंड आउट दैट कि ये डेरिवेशन एवरीवन विल नॉट इजीली अंडरस्टैंड, मुझे भी पता है। तो सेकेंड टाइम अगर मैंने जब ये पढ़ाया, इसका रिविजन लिया, तो समझ में आएगा ही, क्योंकि आज मैं टाइम से आ गया, मैं 5 मिनट और लूंगा तो ये हो जाएगा डेरिवेशन रिविजन में, बट इट टेक टाइम, इट्स नॉट इजी दैट एक लेक्चर में ही समझना है, इट रिक्वायर्स सेकंड लेक्चर आल्सो फॉर दैट। तो आज का लेक्चर मुझे लगता है ठीक ठाक समझ में आया, 100% नहीं कह सकता, क्योंकि
देयर इज डेरिवेशन। हाँ, कोई डाउट है? कोई डाउट? स्टूडेंट्स कोई डाउट है? सर हाँ, सर आपने बोला था कि वो कंडक्टिंग वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन 0 आएगा, तो अगर उसी वायर पे हम लोग ने मैग्नेटिक नीडल रख दी तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होगी? नहीं होगी। ओके, थैंक यू सर। नीडल डिफ्लेक्ट अगर आपने कैसे रखी है, उल्टा रखा होगा तो वो पूरी डिफ्लेक्ट होकर ऐसे आ जाएगी। अगर सेम डायरेक्शन में रखी है तो सेम रहेगी। ऐसे रखी नीडल, उसी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है, बट आपने उल्टी रखी है तो क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट होकर ऐसे आ जाएगी। ओके, थैंक यू सर। और कोई डाउट? नहीं सर। एनीवन एल्स विद एनी डाउट? तो आज का लेक्चर हम यही स्टॉप करते हैं। एवरीवन थैंक यू, बाय बाय। Thank you, sir. यस Thank you, sir. यस, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. नाइस टू हियर ऑल। थैंक यू सर। की आवाज सुनने का। कब लेक्चर शुरू होगा ऑफलाइन? आई एम वेटिंग फॉर दैट। ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सब स्टूडेंट काफी अच्छी तरह रिस्पॉन्स कर रहे हैं। सो नाइस दैट लास्ट लेक्चर में भी मैंने देखा किंजल मैम के लेक्चर में भी व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस गिविंग। थोड़ा टफ पार्ट स्टार्ट हो गया, सब स्टूडेंट की थोड़ा टफ है, किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, बट ये डेरिवेशन आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज कराऊंगा तो यू अंडरस्टैंड दैट। स्लोली हम जा रहे हैं, एक टॉपिक ले रहे हैं धीरे धीरे, बिकॉज इट इज नॉट इजी पार्ट। मैंने चैप्टर जानबूझ के हम ये चैप्टर पढ़ा था क्योंकि वो चैप्टर्स में डेरिवेशन यही 4 मार्क का, इसके अलावा इस टॉपिक में और कोई भी डेरिवेशन टफ नहीं, कहीं में मुझे इतना एक्सप्लेन करना नहीं पड़ेगा। ये एंट्रेंस में भी और 12वीं में, इसका एंट्रेंस डायरेक्ट सर 12वीं का डेरिवेशन। हाँ सर, सेकंड लास्ट फिर से बताओ ना स्टेप। कौन से सेकंड लास्ट? मतलब ये, हाँ लास्ट वाले। हाँ ये जो डीएल है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ये डीएल है ना, तो इसका इंटीग्रेशन ये पूरा सर्कमफेरेंस देना पड़ेगा। रेडियस ए था ना, इसीलिए मैंने 2 पाई ए लिखा, हाँ, और ये 2 पाई में 2 कैंसिल हो गया, तो म्यू 0 आई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। बट हमने आर है ना, ये डिस्टेंस था, पर मुझे चाहिए इन टर्म्स ऑफ ए एंड एक्स, क्योंकि हमने क्वेश्चन में ये देखो ब्लू मार्कर से दिख रहा है आपको, ये रेड ब्लैक मार्कर से तो हमने नया चेंज किया था, तो हमें ये ए और एक्स लेने से क्या होगा, ए और एक्स ये फॉर्मूला में चाहिए था, तो मैंने पाइथागोरस यूज करके आर क्यूब निकाला, जिसे रीसब्स्टिट्यूट कर।